अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल इश्क बेरहम की एपिसोड 12 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है आयशा कुरैशी ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 12 की तरफ चलते हैं। साइम जो पुरसुकून सा सो रहा था, मोबाइल की चिंगाड़ती आवाज पर उसने मुंह बनाते मोबाइल उठाया था, जहां एहतशाम का नंबर स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा था। इससे पहले वो उसे कॉल करता, अपने सीने पर पड़ती मध्यम सांसों को महसूस करते, गर्दन नीचे करते उसे देखने लगा, जो उसके सीने पर सर रखे सुकून से सो रही थी। उसको देखते ही साइम की आंखों के पर्दों पर रात के मनाजिर किसी फिल्म की तरह चलने लगे थे, जिस पर एक जानदार मुस्कुराहट ने अहाता किया था। उसको नरमी से तकिए पर मुंतकिल करते उसने फोन को घुरा था, बेदिली से फोन उठाया था। उसके बोलने से पहले ही एहतशाम की गुस्से भरी आवाज उसकी समातों से टकराई थी, जिस पर उसकी तहरी चढ़ी थी। तुम जहां कहीं भी हो, हवेली जाओ और कासमा को यहाँ छोड़कर जाओ, और कोशिश किया करो कि पहली पहल पर फोन उठा लिया करो। सबको अपनी तरह फारिग मत समझा करो। एहतशाम तहकमाना लहजे में बोला तो उसने कान से फोन हटाते वक्त देखा था, जहां 7 भी नहीं बजे थे। मैं जहां कहीं भी हूँ अकेला नहीं हूँ, तुम्हारी बहन साथ है, और मैं क्यों छोड़कर जाऊं इसे हवेली? जब वो शहरोज और उसके घर वाले आकर चले जाएंगे ना, फिर मैं कासमा को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा। साइम ने एहसान करने वाले अंदाज में बोला तो एहतशाम ने दांत पीसते उसकी हठधर्मी बर्दाश्त की थी, जो बिना उसकी सुने फोन भी रख चुका था। फोन को एक तरफ रखते वो काज़मा की तरफ मुतवज्जो हुआ था। उसकी गर्दन पर अपनी शिद्दतों के निशान देखते साइम ने होंठ दांतों तले दबाया था। गर्दन से नजर उसके चेहरे की सिमत गई थी। होंठ छपकाते होंठों को देखकर साइम की आंखों में फिर से खुमार उतरा था। नरमी से उसके होंठों पर झुकते वो उसकी सांसों पर तसल्लुत जमा गया था। अपने वजूद पर वजन महसूस करते काज़मा ने पट से आंखें खोली थी। साइम को अपने होंठों पर झुका देखते उसकी आंखें फैली थीं। सारी रात उसकी शिद्दतों को सहते वो थोड़ी देर पहले ही सोई थी। कजा के फिर से उसकी कुर्बत को बर्दाश्त करना उसको सोचते ही घबराहट होने लगी थी। उसके सीने पर हाथ रखते उसको पीछे किया था, जिस पर वो आराम से पीछे होते उसे देखने लगा था। इतनी हसीन सुबह के लिए शुक्रिया जानम, उसकी पेशानी पर बोसा देते मोहब्बत से चूर लहजे में कहा तो हया के बोझ से काज़मा की पलकें झुकी थीं, जबकि चेहरा लाल कंधारी हो गया था, जिसको साइम ने वालहाना नजरों से तका था। मेरे ख्याल में हमें अब घर चलना चाहिए, बाकी वहां कंटिन्यू करेंगे, साइम ने शरारत से कहा तो काज़मा ने सिटपटाते अपनी चादर तलाश की थी, वरना उसकी बेबाक निगाहें तो उसे कहीं छुप जाने पर मजबूर कर रही थीं। गाड़ी में बैठते साइम ने कार स्टार्ट की थी, जबकि काज़मा सीट की पुश से टेक लगाए सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। साइम ने एक झटके से गाड़ी हवेली के आगे रोकते काज़मा को देखा था, जो खिड़की से टेक लगाए आराम से सो रही थी। उसने नफी में सर हिलाते उसकी तरफ आते उसका सीट बेल्ट खोलते काज़मा को बाहों में भरते अंदर की तरफ कदम बढ़ाए थे। उसको इस तरह से ले जाते देख मुलाजमों ने फौरन पेशतर अपनी निगाहें झुकाई थीं, वरना इस सरफिरे बलोच का कोई भरोसा ना था, इन्हें भी अशरफ की तरह दुनिया से रुखसत कर देता। उसने अंदर कदम रखा तो अमारा और आहद जो सोफे पर बैठे थे, साइम को काज़मा को इस तरह लाते देख वो दोनों हैरान परेशान से उसकी तरफ बढ़े थे, लेकिन वो एक कचटती नजर अमारा पर डालता अपने कमरे की तरफ चला गया था। अमारा ने नम निगाहों से उसकी पुश्त को देखा था, जब आहद की आवाज ने उसको चौंकने पर मजबूर किया था। अमारा, तुम एक सांप के पीछे ना भागो, तुम्हारा बाप और मेरा बाप सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं साइम के खिलाफ। असल में वो भी जानते हैं कि साइम तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। किसी की नजरों में खुद को इतना मत गिराओ कि वो तुम्हें हकीर और खुद को तुम्हारा मालिक समझे। तुम पढ़ी लिखी हो, किसी के हाथ की कठपुतली ना बनो, सिर्फ फसारा हाथ आएगा। आहद ने नरमी से उसको समझाते किचन की तरफ चला गया था, लेकिन अमारा उसकी बातों के असर में खो गई थी। वो सही कह रहा था, वो साइम के पीछे सिर्फ असमन बलोच और हयात बेग के कहने पर थी, क्योंकि इनको लगता था कि वो उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। इसलिए वो उसे अमारा के करीब करना चाहते थे, ताकि वो उनके काम में उनका साथ दे। लेकिन वो जब जब उसके करीब गई थी, साइम ने उसे धुतकारा ही था, लेकिन वो फिर भी अपनी वकार और नस्वानियत को रौंदते हर बार उसे पाने की जुस्तजू करने लगी थी, लेकिन हर बार की तरह हार ही उसका मुकद्दर बनी थी। अब आहद की बातें सुनते उसने लौट जाना ही मुनासिब समझा था, क्योंकि वो किसी की खुशियां नहीं छीन सकती थी और वो इतनी बुरी नहीं थी। लेकिन हयात बेग के इसरार पर वो उनकी हर बात मान जाती थी। लेकिन अब मजीद उसे यहाँ रहना गवारा नहीं था। वो अब किसी की बातों में आए बिना यहाँ से जाना चाहती थी। उसका बाप कहता था कि वो साइम के साथ खुश रहेगी, लेकिन साइम की खुशी काज़मा में थी, तो वो उसे उसकी खुशियां नहीं छीन सकती थी। उसने अब तक जो कुछ किया असमन बलोच के कहने पर किया था, लेकिन अब वो लौट जाएगी।
कभी ना आने के लिए वो हतमी फैसला करते अपने कमरे की जानिब गई थी, लेकिन इससे पहले काज़मा से माफ़ी मांगनी थी। उसकी वजह से ना जाने उसने कितनी मुसीबत झेली थी। साइम ने उसे लाते बेड पर लिटाते उस पर कंफर्टर डाला था, खुद घड़ी पर नजर डालते अपने कपड़े लेते वॉशरूम में जा बंद हुआ था। 20 मिनट बाद बाहर आते उसने बालों को टॉवल से रगड़ते सोफे पर फेंका था और बालों में कंघी करते उसकी नजरें काज़मा पर थीं, जो मजे से अपनी नींद पूरी कर रही थी। साइम को रश्क आ रहा था उसकी नींद पर। एक पल को तो उसका दिल चाहा कि उसे जगा दे, लेकिन फिर ख्याल की नफी करते घड़ी पहनते अपना मोबाइल उठाए बाहर निकल गया था, जहां पर अली और रमीज के ढेर सारे मैसेज आ रहे थे। साइम बेटा काज़मा को नहीं लेकर आए? नुसरत बलोच ने मोहब्बत से पूछा तो उसका मैसेज टाइप करता हाथ एक लम्हे के लिए रुका था। जरा सी निगाहें उठाए इन्हें देखा था, जो जवाब की मुंतजिर थीं। माँ और वो ऊपर कमरे में है, और जब वो उठ जाए तो आहत से कहिएगा उसे हवेली छोड़ाए, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। साइम संजीदगी से कहता उनके पास से गुजर कर जाने लगा था, लेकिन कुछ याद आने पर रुकता उनसे मुतस्फिर हुआ था। बाबा कहाँ है? दांत पीसते पूछा तो नुसरत बलोच ने उसको देखा था, जिसके लहजे में उनके लिए नफरत आसानी से महसूस की जा सकती थी, और इस नफरत के पीछे की वजह वो कभी समझ नहीं सकी थी। पता नहीं वो 2 दिन से घर नहीं आए हैं और उनके दोस्त के साथ गए हैं, बाकी तुम आहत से पूछ लेना, उसे शायद इल्म हो। नुसरत बलूच तहम्मुल से जवाब देती वहीं लाउंज में रखे सोफे पर बैठ गई थी, जबकि इनकी गुमशुदगी का सुनकर एक जानदार मुस्कुराहट आई थी उसके लबों पर। आज हवेली में अफरा तफरी का माहौल था। सुबह से तैयारियां होती, नित नए किस्म के पकवान तैयार हो रहे थे, तो कहीं शाहीना बलोच मुलाजमों को हदायत देती हवेली की सफाई में मसरूफ थी। वजह रहीम चौधरी अपने फर्जंद का रिश्ता लेकर आ रहे थे, जिस खबर ने सबको ही सरशार कर दिया था। इस खबर से बाकी सब जितने खुश नजर आ रहे थे, रायका उतनी ही परेशान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ शहरोज से मदद मांगने की वजह से हुआ है, जिस पर वो खुद को ना जाने कितनी बार कोस चुकी थी। उसे हैरत इस बात पर भी थी कि ये सब इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं। सोच सोच कर उसको अपने सर में दर्द की टीस उठती महसूस हो रही थी। रायका, ये ले आपके कपड़े, फूफो चाहती हैं कि आप शाम को यही जोड़ा पहने। रोशना ने उसकी तरफ पिस्ता कलर का सूट और कैप्री ट्राउजर पकड़ाया तो रायका ने एक नजर सूट को देखते हुक्की से रोशना को देखा था, जो निगाहें चुराती सूट को बेड पर रखते वहीं बैठ गई थी। आपू, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तक तो हम सबके ही मसाइल हल नहीं हुए। प्लीज आप कहें ना एहतशाम भाई को, मुझे नहीं करनी शादी। रायका रुशना के हाथों को थामे बोली तो रुशना चौंकते उसे देखने लगी। क्यों रायका, हमारे कौन से मसाइल हैं जो हल नहीं हुए? रुशना ने उलझते हुए कहा तो रायका ने बेबस नजरों से उसकी जानिब देखा था, जो शायद जानते बुझते अनजान बन रही थी। आपू, इतना अरसा हो गया हम काज़मा से नहीं मिले। आप और आहत भाई के बीच भी कुछ ठीक नहीं हुआ। अगर भाई को आहत भाई और आपके रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है तो पहले आपकी शादी होनी चाहिए थी, ना कि मेरी। रायका ने रुसा से उसको समझाने की कोशिश की थी। क्या मैं अंदर आ जाऊं? इससे पहले रुशना कुछ कहती, जोहा की आवाज पर वो दोनों उसको देखने लगी, जो दरवाजे में खड़ी उनकी इजाजत की मुंतजिर थी। अस्बात में सर हिलाते उसको अंदर आने की इजाजत दी तो स्माइल पास करते अंदर आई थी। 2 महीने हो गए थे उसे यहाँ रहते हुए, लेकिन वो अभी तक उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाई थी। रायका, क्या आपको शहरोज भाई में कोई बुराई नजर आ रही है जो आप इस रिश्ते के मुखालफत कर रही हैं? जोहा ने नरमी से पूछा तो रुशना ने भी उसकी जानिब देखा था। मुझे इस रिश्ते से कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, फिर ये शादी हो जिसमें सब शामिल हों, कोई गमगीन ना हो। सब खुश होंगे तो मैं भी खुश रहूंगी। रायका नरमी से अपनी बात उनके गोश उतार दी, कमरे से निकल गई थी। आपू, मेरे ख्याल से तो वो आपकी वजह से परेशान है। क्या माँ ने आपको माफ कर दिया? जोहा ने नरमी से पूछा तो रुशना ने नभी में सर हिलाया था। नहीं ना, फूफू ने माफ किया है और ना आहद ने। मैं कितनी ही बार आहद से माफी मांग चुकी हूँ, लेकिन वो तो मेरे मैसेज देखने तक रवादार नहीं है। और फूफो, उनके कमरे में जाओ तो वो देखते ही रुख फेर लेती हैं। अगर घर में शादी होगी तो कम से कम घर का माहौल तब्दील हो जाएगा। लेकिन रायका ये बात समझना ही नहीं चाहती। रुशना हाथों में सर गिराए बोली तो जोहा ने अफसोस भरी नजरों से उसको देखा था। उसका भाई भी वही सब कर रहा था जो रुशना ने किया था। उसको नजरअंदाज करता वो दोनों को अजियत दे रहा था। छोड़ो, हमें क्यों कैद करके रखा है? शायद तुम लोग जानते नहीं हो, हमें एक बार यहाँ से निकल जाएं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हयात बेग चिल्लाते अली और रमीज से मुखातिब थे, जो वहां मौजूद होते हुए मौजूद नहीं थे, जबकि इन दोनों का गला रुंध गया था। इतना चिल्लाते हुए यकदम ही दरवाजा खुला था, जिससे उस अंधेरे कमरे में रोशनी आई थी, जिस पर इन दोनों ने अपनी आंखें सख्ती से बंद की थीं। 2 दिन से अंधेरे में रहते हुए अब इतनी रोशनी पर भी इनकी आंखें चुंधिया गई थीं। लाइट खोलो, एहतशाम की गंभीर आवाज गूंजी तो असफन बलोच ने पट अपनी आंखें खोली थीं, जहां वो वजही चेहरे पर पथरीले तासरात सजाए। इन्हें घुर रहा था
جبکہ اس کو یہاں دیکھ کر اسفند بلوچ گھبرائے تھے۔ احتشام بیٹا مجھے بچا لو، اسفند بلوچ اس کو دیکھتے بولے تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سب لوگوں نے پہلے حیرت سے انہیں دیکھا تھا، لیکن پھر اچانک سب کے کہکے گونجے تھے اور ان کے اس طرح ہنستے دیکھ توہین کے احساس سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ویسے آپ اداکاری اچھی کر لیتے ہیں۔ سائم ان کی کرسی کے پیچھے سے ہوتا ان کے سامنے آیا تو اس کو یہاں دیکھ کر اسفند بلوچ اور حیات بیگ کو 100 وال کا کرنٹ لگا تھا۔ انہیں ایک لمحہ لگا تھا سب کچھ سمجھنے میں، جس پر وہ دانت بھینچ کر رہ گئے تھے۔ میری خالہ کہاں ہے؟ حیات بیگ کے گلے کو دبوچتے غرا کر پوچھا تو حیات بیگ نے ہراساں نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو خون آشام نگاہوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، حیات بیگ نے اٹکتے جواب دیا تھا۔ انہیں سچ میں نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے، اور ان کی صوفیہ کے علاوہ کوئی بہن نہیں تھی۔ پھر اس کی خالہ کون تھی اور وہ کیوں اس سے پوچھ رہا تھا؟ ان کی بات پر سائم نے جھٹکے سے ان کو چھوڑتے اپنے فون میں سے ایک تصویر نکالتے ان کے سامنے کر گیا تھا، جس کو حیات بیگ کے ساتھ اسفند بلوچ بھی پہچان گئے تھے کہ یہ کس لڑکی کی بات کر رہا ہے، لیکن اب اس کے بارے میں بتاتے انہیں خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں نعمان کی طرح ہمارا حال بھی وہی نہ ہو۔ مر گئی یہ، حیات بیگ نے حلق تر کرتے بتایا تو سائم نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ وہ پہلے سے جانتا تھا، بس یقین نہیں کر پاتا تھا، لیکن آج بھی وہی حقیقت اس کے سامنے آئی تھی جس کو وہ پچھلے 10 سال سے جھٹلا رہا تھا۔ تمہیں بھی مرنا ہوگا، یہیں قید رہو گے جس طرح تم لڑکیوں کو قید رکھتے تھے نا، اب تم بھی اسی طرح رہو گے۔ سائم نفرت بھری نگاہ ان دونوں کے وجود پر ڈالتے ڈارک روم سے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی احتشام اسفند بلوچ کی طرف آیا تھا۔ رمیز انہیں ہر گھنٹے بعد الیکٹرک شاک دینا تاکہ یہ بھی جان سکیں کہ موت کے قریب جا کر کیسا لگتا ہے۔ یہ سزا میری بہن کو مروانے کی کوشش میں دے رہا ہوں، اپنے بابا کے قتل کا حساب بھی میں بہت جلد دوں گا، درستگی سے کہتے وہ کبھی کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ اس کے نکلتے ان دونوں کی چیخیں سارے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ رمیز نے ان کے جاتے ہی الیکٹرک چیئر کا بٹن آن کیا تھا۔ کاظمہ اپنی نیند پوری کرتے اٹھی تو سائم کو نہ پا کر اسے حیرت اور خوشی دونوں ہوئی تھی، لیکن خود کو سائم کے کمرے میں دیکھتے اس نے بری طرح اپنے ہونٹ کچلے تھے۔ وہ پھر سے حویلی آ گئی تھی، پتہ نہیں اب سائم کا رویہ پھر سے پہلے جیسا ہو جائے گا یا پھر امارا کی باتیں سننی پڑیں گی۔ یہ دونوں باتیں سوچتے اس کا موڈ خراب ہوا تھا۔ بے دلی سے اٹھتی وہ الماری تک گئی تھی، آرنج کلر کا ہلکی سی ایمبرائڈری والا سوٹ لیتے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ شاور لے کر آتے اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہاں امارا کو موجود پا کر اس کی آنکھوں میں ناگواری در آئی تھی، جس کو امارا نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ اسے شرمندگی سی ہونے لگی تھی اپنا پچھلا رویہ یاد کرتے، لیکن جب اس نے سائم کو کہتے سنا تھا کہ وہ حویلی میں ہے تو وہ جب سے کاظمہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اب اس کی نظروں میں خود کے لیے ناپسندگی دیکھ اسے دکھ ہوا تھا، لیکن بات کرنی تھی اس لیے ساری سوچوں کو جھٹک کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو شیشے میں نظر رکھتے اپنی گردن کو گھور رہی تھی۔ اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سرحد سے اپنی نگاہوں کا زاویہ موڑا تھا، لیکن اس کے چہرے کے کیوٹ ایکسپریشن دیکھ کر اس کو ہنسی آ رہی تھی۔ کاظمہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، اگر تمہارے پاس ٹائم ہو تو۔ امارا اس کے ساتھ کھڑے ہوتے نرمی سے گویا ہوئی تو کاظمہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جو ہر وقت انگارے چبائے رکھتی تھی، لیکن آج اس کے لہجے میں کہیں بھی غصے کا عنصر موجود نہیں تھا۔ جی کہیے، کیا کہنا ہے؟ کاظمہ نے خود کو نارمل کرتے کہا تو امارا ایک سرد سانس ہوا کے سپرد کرتے گویا ہوئی۔ کاظمہ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، اور آج میں نیو یارک واپس جا رہی ہوں، اس لیے چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو تاکہ میرا ضمیر مجھے ملامت نہ کرے کہ میں نے ایک پیاری سی لڑکی سے لڑائی کی ہے۔ امارا نے اس کے گال کھینچتے کہا تو کاظمہ تو اس کے انداز پر اش اش کر اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آپ جا کیوں رہی ہیں اور وہاں رہیں گی کس کے ساتھ؟ کاظمہ نے فکر مندی سے پوچھا تو اس کی فکر پر گہری مسکراہٹ آئی تھی امارا کے چہرے میں۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو اکیلے نہیں رہ سکتی، اس لیے تم پریشان نہ ہو، اور تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ امارا اس کے ہاتھوں پر دباؤ دیتے تشکر بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ کاظمہ بھی حسین مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اپنے بال سکھانے لگی تھی، جس کی ٹینشن وہ لے رہی تھی جب وہی ختم ہو گئی تھی تو کاظمہ بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ بالوں کو جوڑے میں قید کرتے سر پر دوپٹہ ٹکائے کمرے سے باہر نکلتے اس نے گرل سے نیچے جھانکا تو نصرت بلوچ کو وہیں صوفے پر بیٹھا دیکھ وہ مسکراتی نیچے کی طرف گئی تھی۔ السلام علیکم۔ کاظمہ کے سلام کرنے پر وہ مسکراتی جواب دے کر اسے دیکھنے لگی، جو نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے نصرت بلوچ نے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ فوراً ان کے پاس آئی تھی، جنہوں نے اس کا ماتھا چومتے اسے سدا خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ کاظمہ گڑیا آ جاؤ، آپ کو
हवेली छोड़ दूं। आज रायका को देखने के लिए कोई लोग, बल्कि आप जानती होंगी शहरोज चौधरी को, तो वो अपना रिश्ता रायका के लिए ला रहा है। आहद उसके सामने रुकते तफसील देने लगा तो काजमा का मुंह खुल गया था। मतलब रायका उसके बगैर शादी करने वाली थी। ये सोचते ही उसकी आंखों में नमी चमकी थी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? और उसकी नम आंखें देखते वो दोनों परेशान होते उससे पूछने लगे थे। जो नफी में सर हिलाते अपने कमरे की तरफ गई थी और 2 मिनट में चादर लेते उसके सामने रुकी थी, जबकि उसकी इतनी फुर्ती देख वो दोनों होले से मुस्कुरा दिए थे। गाड़ी हवेली के सामने रुकी तो काजमा, जो जल्दी से उतर रही थी, कुछ याद आने पर रुकती आहत को देखने लगी, जो उसको ही देख रहा था। कुछ कहना है? उसकी जानिब सवालिया नजरों से देखकर कहा तो काजमा इस बात में सर हिला गई। आप और रुशना आपू एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आप दोनों भी रायका के साथ ही शादी कर लें, कितना मजा आएगा। रुशना आपू मेरे साथ रहा करेंगी, काजमा ने चहकते उससे कहा तो उसके पुरजोश होने पर आहत बहुमसा मुस्कुराया था। पहले घर में सबको मना तो लें, इस बात के लिए शादी तो फिर होगी ना। और वैसे भी मैं अभी नाराज हूँ आपकी आपू से, आहद ने शरारत से कहा तो काजमा खुलकर मुस्कुराई थी। अचानक एक ख्याल बिजली की तेजी से उसके दिमाग में आया था, जिस पर उसकी आंखें चमकी थीं। ठीक है, आप नाराज रहें उनसे, मैं अभी भाई से कहूंगी रुशना आपू की भी शादी करा देते हैं, क्योंकि आप तो नाराज है ना। काजमा अफसोस से कहते गाड़ी से निकल गई थी, जबकि आहद अच्छा खासा परेशान हो गया था। एहतशाम का कोई भरोसा नहीं था, वो अपनी बहन को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो भी गाड़ी को लॉक करते अंदर की तरफ गया था। उसका इरादा रुशना से बात करने का था। माफ तो वो उसे जब ही कर चुका था, जब यहाँ से जाने के बाद उसका पहला मैसेज आया था। बस इकरार नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उससे बात करना जरूरी है, कहीं वो कोई और फैसला ना कर ले। काजमा हवेली में दाखिल हुई तो रायका बाहर तख्त पर गुमसुम से बैठे देखकर आसूदगी से मुस्कुराई थी। इन दोनों बहनों में उसने रायका इन 2 महीनों में उसने रायका से ज्यादा किसी की कमी महसूस नहीं की थी, और उसे इस बात का भी यकीन था कि रायका ने भी उसे उतना ही याद किया होगा। वो छोटे छोटे कदम लेती उसके पास जाकर रुकी थी। रायका जो जमीन को घूर रही थी किसी को अपने पास देखकर, उसने निगाहें ऊपर की तो वहीं जम गई थी जहां वो उसको देखते मुस्कुरा रही थी। फटते जज्बात में आते रायका ने काजमा को गले से लगाया था, जो उसके गले लगते ही बेआवाज रो रही थी। दिल का गुबार कम करते रायका ने काजमा को सामने करते उसके आंसू साफ किए थे, जबकि सुबह से वो जो बेजार सी बैठी थी अब सारी बेजारी कहीं उड़नछू हो गई थी। उसको अपने पास देखकर वो खुशी से निहाल हो रही थी। रायका, ये जोहा जो अपने ध्यान में बोलती किचन से निकल रही थी, सामने काजमा को देखते स्टिल हो गई थी। एहसासे निदामत ने सर उठाया था। उसको वहीं खड़े देखकर काजमा खुद से आगे बढ़कर उसकी तरफ गई थी, जिसकी आंखों में अश्क बहने को बेताब थे। जोहा आपू कैसी हैं आप? उसके हाथों को थामते मोहब्बत से पूछा तो जोहा ने उसे हाथों को छुड़वाते गले से लगाया था। उसको खुश देखकर जोहा को खुशी हुई थी। उसकी मुस्कुराहट उसके जमीर से बोझ हटा गई थी। काजमा, आपने मुझे माफ कर दिया ना? आपको मेरी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। उसके हाथों को थामते उम्मीद से पूछा तो काजमा ने अस्बात में सर हिलाया था। मुझे किसी से भी गिला नहीं है आपू, जो कुछ भी हुआ मैंने उसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर चुकी हूँ, इसलिए आप खुद को हल्कान ना करवाइए। और मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, मैं वैसी ही हूँ जैसी मैं आपसे कॉलेज में मिलती थी, इसलिए रोइए मत। काजमा मोहब्बत से उसके आंसू साफ करते गोया हुई तो जोहा ने मुस्कुराते उसको देखा था। रुशना आपू कहाँ है? उसको ना पाकर काजमा ने पूछा तो इन दोनों ने भी इर्द गिर्द देखा था। पता नहीं, अभी तो हमारे साथ थी, शायद अपने कमरे में हो। जोहा ने उसको देखते कहा तो वो सर हिलाकर तख्त पर बैठ गई थी, जहां उसे रायका से दुनिया जहां की बातें करनी थी, लेकिन दिल बार बार शाहीना बलोच का पूछने पर मजबूर कर रहा था, जिसको वो सख्ती से निपट रही थी। रुशना जो जोहा के साथ शाम के खाने के इंतजामात देख रही थी, आहत का मैसेज मिलते वो पहले तो हैरान हुई थी, लेकिन उसको बाहर अपना इंतजार करते देख वो सही मैनों में परेशान हुई थी। उसकी यहाँ मौजूदगी उसे परेशान कर गई थी। अगर शाहीना बलोच को पता चल जाता तो वो ना जाने उसके साथ क्या करती, लेकिन रुशना उसे जाने के लिए भी नहीं बोल सकी। वो खुद उससे माफी मांगना चाहती थी। अब जब उससे मौका मिल रहा है तो वो क्या गवाती, इसलिए सारी सोचों को झटक कर वो जल्दी से बाहर लॉन में गई थी, जहां वो उसे झूले पर बैठा नजर आया था। अस्सलाम वालेकुम आहत, आप यहाँ क्यों आ गए? आपको अंदाजा भी नहीं है कि फूफो मुझसे कितनी नाराज हैं। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया ना तो वो और खफा हो जाएंगी। रुशना उसके सामने रुकते एक सांस में सारी बात उसके गोश उतार गई थी। आहत जो उसको अपने करीब देखते अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा था, उसकी रूहानी आवाज सुनकर एक गहरा सांस खींच गया, जिसको उससे ज्यादा शाहीना बलोच की फिक्र सताई जा रही थी। लेकिन वो भी तो काजमा की बात की वजह से अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आया था, वरना उसका इरादा तो यहाँ से जाने का था। लेकिन काजमा उसे एक नई परेशानी दे गई थी। वालेकुम अस्सलाम रुशना, मैं सिर्फ तुमसे ये कहने के लिए आया था कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ।
اس لیے کوئی بھی الٹا سیدھا فیصلہ نہ لینا. میں تمہیں معاف کر چکا ہوں. اب تم جلدی سے آنی کو مناؤ تاکہ میری بھی شادی ہو سکے. احد اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہوتا سنجیدگی سے بولا تو رشنا کے چہرے پر چمک آئی تھی. آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے یقین دہانی چاہی تو احد نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا تھا. بہت شکریہ احد، مجھے لگا تھا کہ آپ معاف نہیں کریں گے. میں پھپھو کو ضرور منا لوں گی، لیکن آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ رشنا نے الجھتے پوچھا تھا. میں کاظمہ کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا، احد نے تحمل سے جواب دیا. تو رشنا کی چیخ نکلی تھی. کیا کاظمہ اندر ہے؟ رشنا پرجوش لہجے میں پوچھتی. اس کا جواب سنے بنا ہی اندر کی طرف گئی تھی. پیچھے احد اس کی خوشی دیکھتا مسکراتے باہر کی طرف نکل گیا تھا. جو بات وہ کرنے آیا تھا وہ ہو گئی تھی، لیکن اب مسئلہ اسمند بلوچ کا تھا جو نہ جانے کہاں تھے. رشنا تقریباً بھاگتی ہوئی اندر آئی تھی. سامنے کاظمہ کو رائکا کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے. وہ جلدی سے اس کے قریب پہنچتی اس کو گلے سے لگا گئی تھی، جبکہ کاظمہ جو اپنی باتوں میں گم تھی اچانک گھبرا گئی تھی. لیکن رشنا کی آواز سن کر وہ پرسکون ہوئی تھی. کتنی بے وفا ہو، سب سے مل لی اور میں تمہیں یاد بھی نہیں آئی؟ رشنا نے شکوہ کنار لہجے میں کہا تو کاظمہ کے ساتھ رائکا بھی مسکرائی تھی. میں نے آتے ہی آپ کو پوچھا تھا، لیکن شاید آپ مصروف تھی کہیں. اور کاظمہ نے شرارت سے کہا تھا کیونکہ وہ اسے باہر جاتے دیکھ چکی تھی. جبکہ اس کی بات پر رشنا خجل سی ہوتی آنکھیں بند کر گئی تھی. اسے اب سمجھ میں آیا تھا کہ ضرور کاظمہ ایسی کوئی بات احد کو کہہ کر آئی تھی جس وجہ سے وہ اسے معاف کر گیا تھا. لیکن جو بھی ہو، احد کی معافی کے بعد اسے وہ خود کو ہواؤں میں اڑتے ہوئے محسوس کر رہی تھی. اچھا کاظمہ، کیا تمہیں پتا ہے شہروز بھائی اور رائکا کی شادی ہو رہی ہے؟ لیکن رائکا نہیں مان رہی. شاید یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے. رشنا نے رائکا کی طرف دیکھ کر کہا تو رائکا اس کی چالاکی سمجھتے اسے گھر کر رہ گئی تھی. کیوں رائکا، آپ کیوں نہیں مان رہی؟ کیا آپ سچ میں کسی اور کو پسند کرتی ہیں؟ کاظمہ نے رائکا کی طرف رخ کرتے پوچھا تو اس نے رشنا کو غصے سے گھورا تھا، جس پر رشنا نے اس کو آنکھ ونگ کرتے کچن کی راہ لی تھی. اس کو جاتے دیکھ کر رائکا کاظمہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی. ارے ہاں، مجھے یاد آیا، تم تو میری بھابھی ہو نا. اب پھر کیسا لگا تمہیں میرا بھائی؟ اور تم کل رات کہاں گئی تھی؟ میں نے فون کیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم گھر سے باہر ہیں. رائکا نے اچانک یاد آنے پر پوچھا تھا. کاظمہ بری طرح سٹپٹائی تھی. چہرہ لال کندھاری ہوا تھا جس کو رائکا نے شریر نگاہوں سے دیکھا تھا. تو پھر کب بنا رہی ہو مجھے پھپھو پلس خالہ؟ رائکا نے شوخی سے پوچھا تھا، جس پر کاظمہ کا چہرہ خون چھلکاتے ہوا تھا. وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف گئی تھی اور اس طرح جاتے دیکھ رائکا کا کہکا اسے اپنے پیچھے سنائی دیا تھا، جس پر وہ خواہ ہی شرمندہ ہو گئی تھی. اس کو اپنے موضوع سے ہٹانے کے لیے رائکا نے اس کو یہاں سے بھیجنا ہی مناسب سمجھا تھا. لیکن ایک بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کاظمہ اب تک شاہینہ بلوچ سے کیوں نہیں ملی. احتشام سائیں، آپ نے بلایا مجھے؟ زوہا جو نیچے کچن میں رشنا کے ساتھ مل کر میٹھا بنا رہی تھی، ملازمہ کے اطلاع دینے پر اوپر آتے اس سے پوچھنے لگی تھی، جو الماری کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے کپڑوں کو گھور رہا تھا. جی بالکل، آپ کو ہی بلایا ہے. میرا بلیک کلر والا سوٹ نہیں مل رہا مجھے. احتشام نے اس کو دیکھتے مسکین صورت بناتے ہوئے کہا تو زوہا حیرانگی سے اس کی بات سنتے الماری تک گئی تھی جہاں سب سے آگے ہی بلیک شلوار قمیض ہینگ تھا. احتشام سائیں، یہ تو رہا سوٹ. نکالتے اس کے سامنے کیا تو احتشام نے سوٹ لیتے بیڈ پر رکھتے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے کیچر میں مقید بالوں کو کھولتے ان میں چہرہ چھپا گیا تھا. اس کی چالاکی سمجھتے زوہا صبر کے گھونٹ بھر گئی تھی. سائیں، آپ کو پتہ ہے کاظمہ آ گئی ہے. اپنی گردن پر اس کے لبوں کو گردش کرتے دیکھ زوہا کو یہی ایک راستہ نظر آیا تھا اپنی آزادی کا جو کارام ثابت ہوا تھا. اس کی بات سن کر احتشام شدت بھرا لمس اس کی گردن پر چھوڑتے نیچے کی طرف گیا تھا. اس کے جاتے ہی زوہا نے نیچے گری ہوئی شرٹ کو طے کرتے دوبارہ الماری میں رکھا تھا اور خود بھی کمرے سے نکلی تھی. لیکن کچھ سوچتے اندر آتے اس نے سائڈ ٹیبل پر نظر دوڑائی تھی جہاں احتشام کا موبائل رکھا تھا. وہ نیچے جانے کا ارادہ منسوخ کرتی ٹیبل تک آتی موبائل اٹھاتے احد کا نمبر ملا گئی تھی جو تیسری پیل پر اٹھا لیا گیا تھا. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ زوہا نے چہکتے پوچھا تو احد کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی. میں بالکل ٹھیک ہوں میری گڑیا، کیسی ہے؟ آج بھائی کو یاد کیسے کیا؟ اور کیا تم کاظمہ سے ملی ہو؟ اس نے معاف کر دیا تمہیں؟ احد نے سنجیدگی سے پوچھا تھا. جی بھائی، میں بھی ٹھیک ہوں اور کاظمہ سے بھی ملی ہوں اور اس نے معاف کر دیا. میں بہت خوش ہوں. لیکن کیا آپ نے رشنا آپو کو معاف کر دیا؟ زوہا نے فکر مندی سے پوچھا تو احد کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی. جی بالکل کر دیا معاف. اور کوئی حکم خادم کے لیے؟ احد شریر سا ہو گیا تھا گویا زوہا کھلکھلا کر ہنسی تھی اور اس کی خوشی نے احد کے دل سے سارے خدشات نکال دیے تھے جو وہ باقی گھر والوں کو لے کر سوچتا تھا. بھائی کیا آپ گھر پر ہو؟ ماں سے بات کروا دیں اگر وہ کرنا چاہتی ہیں تو. مجھ سے
जोहा ने झिझकते पूछा तो आहत एक लम्हे के लिए चौंका था, क्योंकि उसने कभी नुसरत बलोच से पूछा ही नहीं कि वो जोहा से नाराज है या नहीं, और न कभी उनकी बात कराने की कोशिश की। वो खुद तो कई बार बात कर चुका था, लेकिन नुसरत बलोच ने एक दफा भी नहीं की थी, और यहाँ आकर उसे लग रहा था कि वो भी कहीं शाहीना बलोच की तरह जोहा से नाराज ना हो। भाई कहाँ खो गए? वो जो अपनी सोचों में घिरा था, जोहा की आवाज पर होश में आता चेहरे पर हाथ फेरते खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा था। जोहा, मैं घर जाकर तुम्हारी माँ से बात करवा दूंगा, आहत मोहब्बत से कहते उसका मुस्बत जवाब मिलते कॉल कट कर गया था। उसे पहले असमन बलोच को ढूंढना था, जो 2 दिन से घर नहीं आए थे। जोहा भी फोन रखते कमरे से निकल गई थी, लेकिन उसे आहत कुछ परेशान सा लगा था। लेकिन जब उसने कहा कि रुशना को माफ कर चुका है तो अपनी सोच को झटक दिया। क्या मैं अंदर आ जाऊं? एहतशाम ने दरवाजे पे खड़े होते इजाजत चाही तो काजमा खुद से दरवाजा खोलते उसे लेने के लिए आई थी। भाई आपको भी इजाजत की जरूरत है क्या? खुफकी भरे तासरात चेहरे पर सजाए नम आवाज में बोली तो एहतशाम ने उसे अपने सीने से लगाया था, जिस पर काजमा उसके सीने से लगते फूट फूट कर रो दी थी। इतने अरसे बाद अपनी बहन को अपने पास देखते एहतशाम की आंखें भी नम हुई थीं। भाई क्या मैं आपको याद नहीं आई थी? आप एक दफा भी मुझे लेने के लिए नहीं आए। आपको पता है साइम ने मुझसे खाने भी बनवाना चाहा था, जिस पर मेरा हाथ जल गया था। मुझे स्टोर रूम में भी बंद कर दिया और घर से भी निकाल दिया था। मैंने बहुत बुलाया आपको, लेकिन आप नहीं आए। काजमा उसके सीने से लगी साइम की शिकायत लगाने में मसरूफ थी, ये जाने बिना कि कोई उसे बहुत गौर से सुन रहा। एहतशाम ने उसके गिर्द अपना हिसार बांधे उसकी बातें सुन रहा था, जो बच्चों के अंदाज में उससे शिकायत लगाती उसकी मुस्कुराहट की वजह बन रही थी। लेकिन उसके हाथ जलने वाली बात पर उसने सुर्ख नजरों से साइम को घूरा था, जो इन दोनों से थोड़े से फासले पर खड़ा खुद को लापरवाह जाहिर कर रहा था। बस गुड़िया, अब आप यहीं रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। एहतशाम मोहब्बत से उसके आंसू साफ करते उसको पुचकारते हुए बोला तो काजमा ने भी सूसू करते इस बात में सर हिलाया था, जिस पर साइम के चेहरे पर सख्ती आई थी, जबकि एहतशाम ने एक जताती नजर उस पर डाली थी, जो खा जाने वाली निगाहों से उसे ही घूर रहा था। साइम से जब ज्यादा बर्दाश्त न हुआ तो वो काजमा का हाथ खींचते उसे अपने हिसार में ले गया था। काजमा जो एहतशाम के सीने पर सर रखे खड़ी थी, अचानक इस अफदाद पर घबरा गई थी, लेकिन साइम को देखते उसके होश उड़े थे। जो बातें वो कर चुकी थी अगर उसने सुन ली तो। काजमा ने चोर नजरों से उसकी जानिब देखा था, जो उसके कमर के गिर्द अपना हाथ लपेटते उसे अपने हिसार में ले गया था, जबकि उसकी अपने भाई के सामने इस बेबाकी पर काजमा का सर शर्मिंदगी से झुक गया था। चेहरा खिफ्त के मारे सुर्ख हो गया था, जबकि वो दोनों उसकी हालत से अनजान एक दूसरे को घूर रहे थे। काजमा गुड़िया, आप बाहर जाओ। एहतशाम की बात पर काजमा फौरन से उसके हिसार से निकली थी, लेकिन साइम अपनी गिरफ्त सख्त कर गया था कि काजमा को उसकी उंगलियां अपनी कमर में धंसती हुई महसूस हो रही थीं। काजमा ने बेबस नजरों से उसकी जानिब देखा तो साइम ने उसके हाल पर रहम खाते उसकी पेशानी मोहब्बत से मोहर सब्त करते उसे आज़ाद कर गया था, जबकि काजमा एहतशाम की मौजूदगी की वजह से उसे घूर भी ना सकी थी, जिसको समझते साइम ने होंठों का किनारा दांतों तले दबाया था। उसके जाते ही एहतशाम ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। इससे पहले एहतशाम का मुक्का उसको लगता साइम उसका वही हाथ थामे नीचे किया था। क्या हो गया? कुछ तो शर्म कर लो, इस घर का दामाद हूं मैं। साइम उसका हाथ छोड़ते उसको जताने वाले अंदाज में बोला तो एहतशाम ने उसे खशमगी निगाहों से घूरा था। मुझे नहीं शर्म करने की जरूरत, तुम्हें है। ढीठ तो तुम पहले भी थे, अब बेशर्म भी हो गए हो। एहतशाम दांत पीसते गोया हुआ तो साइम ने आंखें घुमाई थी। हाँ तो तुम्हें किसने कहा था कि इस तरह मियाँ बीवी के कमरे में आओ? मेरी जाती प्रॉपर्टी है, जब चाहे उसे अपने करीब कर सकता हूँ। साइम ने दूबदू बोला तो एहतशाम की पेशानी पर बलों का जाल बिछा था। मैं अपनी बहन से मिलने के लिए आया था, ये नहीं मालूम था कि तुम मौजूद हो अंदर। पता नहीं कहाँ से आ गए, और ये तुमने काजमा को स्टोर रूम में किसकी इजाजत से बंद किया था और किचन में भी भेज दिया? साइम, अगर तुम्हारा फिर से ऐसा कोई इरादा है ना तो बता दो मुझे। मेरी बहन को अब मजीद बेमोल होता नहीं देख सकता मैं। एहतशाम ने गुस्से से इस्तफसार किया तो साइम ने जब्त से आंखें मींची थीं। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो, उसको देखते नरमी से बोला तो एहतशाम सर हिलाता कमरे से निकल गया था। उसके जाते ही साइम बेड पर लेटते छत को घूरने लगा था। लाउंज में इस वक्त सब बड़े बैठे बातें कर रहे थे। शहरोज चौधरी रहीम और समीना चौधरी के साथ कुछ देर पहले ही उनके घर आया था। चूंकि शाहीना बलोच पहले से ही शहरोज और उसके घर वालों को जानती थी, इसलिए इन्हें इससे कुछ पूछने की जरूरत पेश नहीं आई। लेकिन एक चीज पर उनका दिल मुतमईन नहीं था, वो रहीम चौधरी और असमन बलोच की दोस्ती थी। इन्हें यही डर लग रहा था कि कहीं रहीम चौधरी की आदत शहरोज के अंदर भी ना हो। लेकिन एहतशाम को इससे इतने सुकून से बात करते देख इन्हें अंदाजा हो रहा था कि वो पहले से ही शायद शहरोज को जानता है, इसलिए इतने सुकून से बैठा था। रायका को सामने से आते देख शहरोज की निगाहें उसकी जानिब उठी थी, जहां वो पिस्ता कलर के सूट में मलबूस लाइट सी पिंक लिपस्टिक लगाए बहुत प्यारी लग रही थी।
लेकिन उसके पीछे काज़मा को आते देख उसने सरद से अपनी निगाहों का जाविया बदला था। वो पहले ही इस रिश्ते में कशमकश में मुब्तला था। वो जब भी रायका को सोचता था उसके सामने झट से दो हरी आंखें लहरा जाती थीं कि उसका ध्यान फिर से काज़मा की तरफ चला जाता था। रहीम चौधरी की नज़र जोया पर पड़ी तो उसे यहाँ देखकर उनको खासी हैरानगी हुई थी। वो ये तो जानते थे कि उसकी शादी हो गई, लेकिन ये नहीं जानते थे कि यहाँ एहतशाम से हुई है। रायका के साथ काज़मा को देखकर शाहीना बलोच की आंखें नम हुई थीं। इन्हें मुलाजमा ने बताया था कि काज़मा आ गई है, लेकिन वो उससे मिलने के लिए नहीं आई थी और ना ही काज़मा उनसे मिली थी। इस बात से उनको दुख हुआ था, लेकिन उन्होंने उसे खुद ही दूर किया था। उससे क्या शिकवा करती। रायका शाहीना बलोच के साथ बैठी उंगलियां मरोड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि वो पहली दफा उनसे मिल रही थी, लेकिन आज उसे ना जाने क्यों इतनी घबराहट हो रही थी। वो तो उनके सामने भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन काज़मा और रुशना के जोर देने पर वो आ गई थी। उसको इस तरह बैठे देखकर शहरोज के लबों पर मुस्कुराहट आई थी, जो किसी भी वक्त रो सकती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वो लड़की जो उसे फोन पर बातें सुनाती थी और जब अब इतनी मासूम लग रही थी कि शहरोज की हंसी नहीं रुक रही थी। माशाल्लाह बच्चे, आप बहुत प्यारी हैं और मेरे शहरोज के साथ और ज्यादा प्यारी लगेंगी। समीना चौधरी उसके हाथ पर दबाव देते मोहब्बत से बोली तो रायका ने एक नजर शहरोज को देखा था, जिसके चेहरे पर उसकी हालत देखते दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी और उसकी यही मुस्कुराहट रायका को जहर से भी ज्यादा बुरी लग रही थी। हम 1 महीने में शादी चाहते हैं, ऐसा न हो कि कहीं हमें बेटे का इरादा बदल जाए। रहीम चौधरी शहरोज को देखते तंसिया कहा तो उसने अपनी मुट्ठियां भेजी थी, जबकि समीना चौधरी ने अफसोस से अपने शौहर को देखा था, जो यहाँ भी तंज करने से पास नहीं आए थे। लेकिन इतनी जल्दी सारे इंतजामात कैसे होंगे? शाहीना बलोच ने परेशानी से कहा तो रहीम चौधरी ने उनको एक नज़र देखते एहतशाम को देखा था। इसमें इतनी मुश्किल तो नहीं है, आजकल बाजार में सब कुछ मिल ही जाता है, तो फिर मसला क्या है? वो अभी भी अपनी बात पर कायम थे। उनकी इतनी जल्दबाजी उसकी समझ से बाहर थी। ये लोग ऐसे जल्दबाजी मचा रहे थे जैसे वो कहीं जा रही हो, लेकिन उसकी सुनने वाला कौन था, इसलिए वो भी चुपचाप ही बैठी रही। जबकि समीना चौधरी उसके हाथों में सोने के कंगन डाल गई थी, जो कि शायद उनके खानदानी थे। उन लोगों के जाने के बाद काज़मा साइम के लिए कॉफी का कप बनाकर लॉन में लेकर गई, जहां वो परेशानी से चक्कर काट रहा था। कप को टेबल पर रखते वो अपने चाय का कप उठाकर लबों से लगा गई। साइम, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या इस रिश्ते से खुश नहीं हो? काज़मा ने उससे पूछा तो वो एक जगह रुकते उसको देखकर नफी में सर हिला गया। नहीं, मुझे इस रिश्ते से कोई मसला नहीं है। मसला असवंत बलोच का है। आहद कई बार मुझसे इनके बारे में पूछ चुका है और मैं हर बार खुद को ला इल्म जाहिर कर रहा हूँ, लेकिन वो भी जानता है कि कोई बात ऐसी नहीं जो मुझे मालूम ना हो। साइम केन की कुर्सी पर बैठते कॉफी का कप उठा गया था। तो क्या तुम जानते हो उनके बारे में? बताओ, काज़मा ने बेजारी से कहा तो साइमा ने नफी में सर हिलाते कप के किनारे पर उंगली फेरी थी। अच्छा, तुम माँ से मिले हो? अब जब सब ठीक हो गया है तो इनसे मिल लो, जैसे पहले मिला करते थे। उसने उसको मशवरा दिया तो साइम बिना कोई जवाब दिए कॉफी पीने लगा था। जब उन्होंने अपनी बेटी को ही अभी तक मुखातिब नहीं किया तो वो उससे मिलने क्यों चाहेगी? साइम ने करब से सोचा था। उसने देखा था काज़मा को जो बार बार शाहीना बलोच की तरफ देख रही थी, जिन्होंने एक नज़र भी उसको नहीं देखा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उनका रुख जबरदस्ती काज़मा की तरफ मोड़ दे। वैसे रुशना और आहद की शादी भी अगर साथ हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। साइम अपनी सोचों से निकलकर उससे बोला तो काज़मा ने भी उसकी तायद में सर हिलाया था, क्योंकि वो खुद यही चाहती थी। लेकिन एक रुशना थी जो फिर से शाहीना बलोच के कमरे में नहीं गई थी। क्या बातें हो रही हैं? एहतशाम, जोहा और रायका भी लॉन में आते वहीं बैठ गए थे, जहां वो दोनों एक अहम मसले पर बात कर रहे थे। भाई, रुशना आपू की भी शादी करा दें, अगर आपको आहद भाई पसंद है तो फिर आप मनाए ना माँ को, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आपू मना पाएंगी। अगर वो इन्हें गुस्से से कह देती हैं कि कमरे से चली जाओ तो वो भी फौरन बात मानकर चली जाती हैं। मुझे लगता है इस तरह वो कभी भी नहीं इन्हें आहद भाई के लिए राजी नहीं कर पाएंगी। काज़मा एहतशाम को देखते तफसील से बोली तो जोहा और रायका ने भी सर हिलाया था। भाई, आपको मालूम है जब सुबह मुझे आहद भाई छोड़ने के लिए आए थे तो मैंने इनसे कहा था कि अगर आपने आपू को माफ़ नहीं किया तो हम उनकी शादी किसी और से करा देंगे। फिर वो मेरी ये बात सुनकर इन्हें माफ़ कर चुके हैं, लेकिन अब भी रुशना आपू माँ को नहीं मनाया। काज़मा ने खुश होते अपना कारनामा बताया तो सबके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, फिर हम खुद माँ को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले आनी को भी तो मनाना जरूरी है ना कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। एहतशाम ने एक नज़र सबके चेहरों को देखकर कहा। अमारा इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थी। वो काज़मा से माफ़ी मांगते ही हवेली से निकल गई थी। पिछले 3 घंटों से वो यहाँ बैठी थी, लेकिन अब जब मालूम करने पर पता चला तो अगले 1 हफ्ते तक कोई फ्लाइट नहीं थी, जिस पर अमारा परेशान हुई थी।
क्योंकि वो हवेली में ना किसी को बता कर आई थी और ना ही उसके होने या ना होने से किसी को फर्क पड़ेगा। वो जब भी पाकिस्तान आई थी हमेशा असफन बलोच के घर में ही रही थी और इस वक्त हयात बेग कहाँ थे उसे मालूम नहीं था और ना ही वो कोई दिलचस्पी रखती थी। अपना बैग लेती वो एयरपोर्ट से निकली थी जब सामने से आते शख्स से उसका जोरदार तसादम हुआ था। इससे पहले वो लड़खड़ा कर गिरती। रमीज ने उसका हाथ पकड़ते उसे गिरने से रोका था। अमारा ने संभलते एक ही झटके में उसकी गिरफ्त से अपना हाथ निकाला था। अगर मैं गलत नहीं तो तुम अमारा हो, रमीज ने दोनों बाजू सीने पर बांधते इस्तफसार किया तो अमारा ने नीचे से ऊपर तक उसको देखा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा है, इसलिए उसकी बात अनसुनी करते वो अपना बैग घसीटते बाहर निकली थी जबकि उसकी हरधर्मी पर रमीज कलस कर रह गया था। साइम को जब हवेली के गार्ड ने बताया कि अमारा हवेली से एक बैग लेकर निकली है तभी ही साइम ने रमीज को फोन करते उसके पीछे जाने को कहा था क्योंकि उसे मालूम था कि मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ओ हेलो अमारा, मेरी बात सुनो, मैं इस गर्मी में 3 घंटे मुसलसल ड्राइविंग करते यहाँ तुम्हारे नखरे देखने नहीं आया। साइन ने कहा था कि तुम्हें एक महफूज मुकाम पर छोड़ दूं ताकि तुम्हें कोई मसला ना हो। रमीज उसके चलने पर उसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते अब की बार सख्ती से बोला तो अमारा साइन के नाम पर चौंक कर रुकी थी। क्या मतलब? साइम को कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रही हूँ? अमारा रमीज की तरफ रुख करते हैरानगी से बोली तो रमीज ने सरता पैर उसको देखा था, बल्कि जीन्स जो घुटनों से फटी हुई थी, ब्लैक टॉप जो सिर्फ पेट तक आ रहा था, गले में मफलर स्टाइल में लिपटा स्टॉलर। रमीज की आंखों में नागवारी दराई थी। तुम्हें कुछ कहने का हक तो नहीं रखता, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि लड़की छुपी हुई अच्छी लगती है क्योंकि वो हर गलीज नज़र से महफूज होती है, इस तरह अपनी नुमाइश करती हुई नहीं। और रही बात साइम को कैसे पता चला तो वो कभी किसी से गाफिल नहीं होता। कहते साथ ही रमीज ने अपनी शॉल उसकी तरफ बढ़ाई थी। ये लो और अपने ऊपर कवर कर लो क्योंकि मैं इस तरह तुम्हारे साथ सफ़र नहीं कर सकता। उसके हाथ में ज़बरदस्ती वो शॉल थमाकर रमीज उसका बैग गाड़ी में रखते बैठ गया था जबकि अमारा अभी तक उसकी शॉल को ही घूर रही थी और फिर कुछ सोचकर उसने वो शॉल अपने ऊपर फैला ली थी। आगे आकर बैठो, ड्राइवर नहीं हूं तुम्हारा। उसको पीछे बैठते देखकर रमीज ने उगताए हुए लहजे में कहा तो अमारा ने आगे आकर बैठ गई थी और उसके बैठते ही रमीज ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी जबकि अमारा को उसकी चादर से एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा था।